हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। शो फ्रेंड्स, 17 मई की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोगों को गुड इवनिंग भाई, सभी लोगों को गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और चैनल पे पहली बार आओ तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो भी बीएड प्रेस परीक्षा की अपडेट आएँ, क्लासेस आएँ, उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। एक बार बताएंगे, वॉइस क्लियर आ रही है? क्लास को स्टार्ट किया जाए। चलिए सभी लोग बताएंगे, सभी लोग चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो आप प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर से ज़रूर चेक कर लेना। कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे जानकारी ले सकते हो। और आज से मेरा जो हैंड रिटेन नोट्स है हिंदी का, अगर आपको जो है 50 में 45 प्लस क्वेश्चन करेक्ट करना है तो ये आप लोग ले सकते हो मात्र 20 रुपये में। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है 93 055 87 134। बहुत सारे बच्चे परचेज भी कर चुके हैं, ठीक है ना। चलिए मैसेज कर सकते हो, आप डेमो भी देख सकते हो, तब परचेज करना आप लोग। चलिए, बट ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप जितना मैं आपको मैं कंटेंट दूंगा उसमें व्हाट्सएप पे 100% आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। ओके, चलिए पहला प्रश्न आ गया है। सभी लोग क्लास में आप मन लगाएंगे। पहला प्रश्न है, मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है? आर्य सभ्यता से, भूमध्य सागरीय सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से या उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता से? बताएंगे सब लोग। मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी? सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। तो मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर, सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है कहाँ पे है? राजस्थान के माउंट आबू में है। ये किस धर्म के अनुयायियों द्वारा जो है निर्मित किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। बौद्ध गीतों द्वारा, हिंदुओं द्वारा, जैनियों द्वारा या सिखों के द्वारा? किसके द्वारा निर्मित किया गया था बताइए सब लोग। माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दूसरा का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। चलिए बहुत अच्छे। तो इसका जो निर्माण यानी कि निर्मित जो किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? जैनियों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गीत गोविंद किसकी कृति है? बहुत अच्छा प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गीत गोविंद किसकी कृति है? जयदेव, कालिदास, कल्हड़ या राजा राव? गीत गोविंद किसकी कृति है? तो गीत गोविंद किसकी कृति है भाई? जयदेव जी की है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1627, 1680, 1674 या 1670 में? 4 का जवाब दीजिए सब लोग। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था 1674 में हुआ था। कहाँ हुआ था? दुर्ग में हुआ था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अकाल तख्त का निर्माणकर्ता इनमें से कौन से गुरु थे? अकाल तख्त का निर्माणकर्ता इनमें से कौन से गुरु थे? गुरु रामदास, गुरु हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर या गुरु नानक? 5 को जवाब दीजिए सब लोग। 5 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो सिखों के जो छठे गुरु थे, गुरु हरगोविंद सिंह, ये अकाल तख्त के निर्माणकर्ता के रूप में माने जाते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा, कोलंबस, मैगलन या जो है हेनरी द नेविगेटर? भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? 6 का जवाब दीजिए सब लोग। तो कोलंबस 1498 में जो है कालीकट पर पहुंचा था और यही जो है भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की थी वहां पहुंचकर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोलंबस याद रखना। भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी कहाँ खोली गई थी? बम्बई, सूतानाती, सूरत, मद्रास? भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी कहाँ खोली गई थी? 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो ये सूरत में खोली गई थी पहली कंपनी, ठीक है। स्थायी कंपनी 1611 में खोली गई थी मछलीपट्टनम में, बट ये जो सूरत में खोली गई थी ये स्थायी कंपनी थी 1613 में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित रही हैं? लखनऊ से, बनारस से, कानपुर से या इलाहाबाद से? बताएंगे सब लोग। बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित रही हैं? लखनऊ से इनका संबंध रहा है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी के द्वारा क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह जो नील किसानों से संबंधित रहा, इससे जुड़ा स्थल कौन सा था?
चंपारण, बारदोली, चौरी चौरा या साबरमती। 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। गांधी जी के द्वारा क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह जो नील की शानों से संबंधित रहा, इससे जुड़ा स्थल कौन सा था? तो वो स्थल है चंपारण। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, समाचार पत्र जो केसरी है इसका संपादन किसने किया था? ये आपको बताना है। जीके गोखले, बीसी तिलक या जो है ऑप्शन और भी देख सकते हो, सरदार पटेल जी या राजाराम मोहन राय। तो केसरी का संपादन किसके द्वारा किया गया था? 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। केसरी का संपादन किसके द्वारा किया गया था? और वीडियो की लाइक की संख्या बहुत ही कम है, तो फटाफट वीडियो को लाइक भी कर दो। चलिए, तो केसरी का जो संपादन किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 1881 में इसका जो है संपादन किया गया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी? दांडी से, अहमदाबाद से, पोरबंदर से या साबरमती आश्रम से? बताएंगे सब लोग। दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी? तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च की जो यात्रा शुरू किए थे साबरमती आश्रम, अहमदाबाद से। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? बुध, शुक्र, मंगल या बृहस्पति? हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? शुक्र है, ठीक है ना। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टुंड्रा एक क्या है? पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय वन, शीत मरुस्थल, गर्म मरुस्थल? तो बताएंगे सब लोग टुंड्रा क्या है। 13 का जवाब दीजिए सब लोग, टुंड्रा क्या है? बहुत अच्छे। तो टुंड्रा एक शीत मरुस्थल है। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टुंड्रा अच्छा किस भाषा का शब्द है? रशियन भाषा का शब्द है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये एक बर्फ़ से मतलब ढका रहता है। ये गर्मी के मौसम में यहाँ पे लोग मतलब जो आपका लाइकेन होता है ना वो उगते हैं यहाँ पे। चलिए, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, तापमंडल या मध्यमंडल? तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है वो है क्षोभ मंडल। इसी मंडल में जो मौसमी घटनाएं होती हैं जैसे बादल फटना, आंधी आना, वर्षा आना, ये सब इसी के लिए जो है होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितनी भी घटनाएं घटनी है क्षोभ मंडल में ही घटनी है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, लद्दाख का पठार या बघेलखंड का पठार? बताएंगे सब लोग भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो भारत का सबसे जो ऊंचा पठार है वो है लद्दाख का पठार। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कावेरी नदी, कृष्णा नदी, नर्मदा नदी या गोदावरी नदी? बताएंगे सब लोग प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है गोदावरी नदी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट के उत्तरी भागों को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट, मालाबार तट, उत्तरी सिरकार, कोंकण तट? किस नाम से जाना जाता है? बताएंगे सब लोग। 17 का जवाब दीजिए सब लोग। पश्चिमी घाट के उत्तरी भागों को किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे कहते हैं प्रोग्राम कोड, सोर्स कोड, ह्यूमन कोड या सिस्टम कोड? वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे कहते हैं क्या? ह्यूमन कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमन कोड कहते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है? सहकारी कृषि, आवश्यक आदतों की उपलब्धता, भूमि की उपयोग और उसकी आधिकारिता, कमजोर वित्त व्यवस्था और विपणन हो गया यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है इसमें? तो सहकारी कृषि नहीं इसमें उत्तरदायी। ऑप्शन यहाँ पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है? बताइए उस बंदर का नाम जिसका संबंध पश्चिमी तट से नहीं है। तो देखिए यहाँ पे तूतीकोरिन आपका जो बंदरगाह है इसका संबंध पश्चिमी से नहीं है, पश्चिमी तट से नहीं, इसका संबंध पूर्वी तट से है। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
दिल्ली में सर्दियों के समय जो है वर्षा होती है किस मानसून से? दक्षिण पश्चिम मानसून से, उत्तर पूर्व मानसून से, संवहनी वर्षा, पश्चिमी विक्षोभ से। 21 का राइट आंसर दीजिए सब लोग। दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा होती है किस मानसून से होती है या किस कारण होती है? ये पश्चिमी विक्षोभ से होती है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सामूहिक उपभोग का अर्थ क्या होता है? सामूहिक उपभोग का अर्थ बताइए क्या होता है? घरेलू खपत, व्यक्तिगत खपत, स्व खपत या देश के नागरिकों द्वारा की गई खपत। तो सामूहिक उपभोग का जो अर्थ होता है घरेलू खपत होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय को और किस नाम से भी जाना जाता है? राष्ट्रीय आय को और किस नाम से भी जाना जाता है? एनएनपी यानी कि साधन लागत कर के नाम से भी जाना जाता है। सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, आयकर या कंपनी कर? 24 को जवाब दीजिए सब लोग। भारत में राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? तो वो आपका बिक्री कर है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से किस वर्ष भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये किया गया था भाई 2022 में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है? करेंसी नोट, चेक, सिक्के या बॉन्ड? वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण कौन सा है? चेक है ये वैकल्पिक मुद्रा का उदाहरण। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना या 7वीं पंचवर्षीय योजना? किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी? तो वो पंचवर्षीय योजना थी चौथी पंचवर्षीय योजना। 27 का ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की स्थिति को पूर्णतः जो है बनकर तैयार हुआ था? 26 जनवरी 1950, 26 दिसंबर 1947, 26 नवंबर 1949 या 30 नवंबर 1950? 28 का राइट आंसर दीजिए सब लोग। तो संविधान 26 नवंबर 1949 को पूर्णतः बनकर तैयार हो गया था, ठीक है ना, और 1950 को लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत की जनता, संविधान, संसद और राज्यों की विधायिका? भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? 29 का जवाब दीजिए सब लोग। तो भारत की जनता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा शब्द किससे संबंधित है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट विषय से? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। शिक्षा जो है किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का ये विषय है आपका। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार विशेष रूप से प्रतिबिंबित हो सकते हैं? कौन सा अनुच्छेद बताइए सब लोग। 31 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो वो अनुच्छेद है आपका 33। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। संपत्ति के अधिकार की वर्तमान परिस्थिति क्या है? वैधानिक अधिकार, मानव अधिकार, मौलिक अधिकार या प्राकृतिक अधिकार? 32 को जवाब दीजिए सब लोग। संपत्ति के अधिकार की वर्तमान परिस्थिति क्या है? ये मौलिक अधिकार नहीं है, वैधानिक अधिकार है, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों के मुख्य उद्देश्य हैं क्या? बताएंगे सब लोग। नीति निर्देशक सिद्धांतों के मुख्य उद्देश्य हैं क्या? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना या कार्यपालिका के मनमाने कार्य की जांच करना या राज्य द्वारा विकास के लिए अवसर उपलब्ध कराना? 33 का जवाब दीजिए सब लोग। भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों के जो मुख्य उद्देश्य हैं वो क्या हैं? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विजयी उम्मीदवार के लिए प्राप्त करना आवश्यक है? कुल मतदान का बहुमत प्राप्त हो, कुल हुए मतदान का 66% या कुल कराए गए मतदान का 50% या कुल कराए गए मतदान का 50% से अधिक और कुल मतों का बहुमत? 34 का जवाब दीजिए सब लोग। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विजयी उम्मीदवार के लिए प्राप्त करना आवश्यक है कुल कराए गए मतदान का 50% से अधिक और कुल मतों का बहुमत होना चाहिए। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है क्या? सभी लोग आंसर करेंगे। गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है क्या? अपनी नीति को चुनना, शक्ति पुंजों से तटस्थता, विश्व में शांति एवं एकता लाना, तृतीय विश्व युद्ध की शक्ति होना। 35 का जवाब दीजिए सब लोग। गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है
शक्ति पुंजों से तटस्थता, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? 1945, 1950, 1947 या 1954? भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? 1945 में बना था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य है क्या? विश्व व्यापार के लिए सद्भावपूर्ण बाजार बनाना, या विश्व व्यापार को बढ़ावा, विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की जो है समाप्ति, व्यापार के लिए केंद्र स्थापित करना। 37 का जवाब देंगे सब लोग। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य है विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में जो है प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार या दादा साहेब फाल्के पुरस्कार? इन दोनों में से बताइए आप लोग। चलिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ था? अल्फ्रेड नोबेल, स्वीडिश सेंट्रल बैंक, नोबेल कमेटी या विश्व बैंक? अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ? स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। स्वीडिश अकादमी भी ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जिम कार्बन, वाल्मीकि थापर, सैयद माउंटगोमरी, अतुल सेठी? स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये सैयद माउंटगोमरी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कहाँ स्थित है, जो एक जो है अधिकृत आवर्जन चेक पोस्ट के रूप में घोषित किया गया है? तो बताइए, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ये आपका पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, चलिए, संघाई कारपोरेशन संगठन में कौन कौन देश शामिल हैं? संघाई कारपोरेशन संगठन में कौन कौन देश शामिल हैं? फोर्टी टू को जवाब दीजिए सब लोग, और वीडियो को लाइक कर दो। बहुत ही कम लाइक है अभी भी, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो सब लोग, और चैनल पे पहली बार आओ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। शंघाई कारपोरेशन संगठन में कौन कौन देश शामिल हैं? चीन है, रूस है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? सभी लोग आंसर करेंगे। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? प्रकाश वर्ष, खगोलीय इकाई, पारसेक या इनमें से कोई नहीं? तो दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है पारसेक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन, साइनोकोबाल्मिन, राइबोफ्लोविन, पैराडॉक्सिन? विटामिन B6 का रासायनिक नाम बताइए सब लोग। 44 को जवाब दीजिए सब लोग। राइबोफ्लोविन तो आपका विटामिन B2 का होता है, नियासिन आपका होता है विटामिन B5 का, और साइनोकोबाल्मिन आपका होता है विटामिन B12 का। पैराडॉक्सिन आपका किसका हो जाएगा? विटामिन B6 का हो जाएगा। ठीक है ना। विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। सभी विटामिन के रासायनिक नाम पता होना चाहिए। जैसे विटामिन ए का रेटिनॉल हो जाएगा, विटामिन बी का आपका थायमिन हो जाएगा, विटामिन सी का आपका स्कर्वी होता है रोग उसमें, ठीक है ना, और विटामिन डी से रिकेट्स रोग होता है आपका। ये आपको रोग पता होना चाहिए कौन कौन से रोग होते हैं किसकी कमी से। एस्कॉर्बिक अम्ल होता है उसका रासायनिक अम्ल, ठीक है। चलिए, गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो सबसे पहले अगर बात करें तो सर आइजैक न्यूटन ने किया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। डीटीपी का फुल फॉर्म बताइए। डीटीपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डेस्कटॉप पब्लिशिंग या डेस्कटॉप पर सेकेंड डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक या दिल्ली टॉप पब्लिशर? तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डेस्कटॉप पब्लिशिंग हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग होता है? साइट्रिक, बेंजोइक, फॉर्मिक, एसिटिक? बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, दवा और खाद्य पदार्थों के संरक्षण में।
ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मस्तिष्क किसके साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करता है? तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क या मेरुरज्जु या केंद्रीय तंत्र? 48 का जवाब दीजिए सब लोग। 48 का जितने लोग मेरुरज्जु ऑप्शन जवाब दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। रंग वर्धनता किस प्रकार का जो है होता है? संक्रामक, उपार्जित, आनुवंशिक या जन्मजात? तो ये आपका आनुवंशिक होता है, जेनेटिक्स। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चीनी यात्री फौहान किसके शासन में जो है भारत आया था? चीनी यात्री फौहान ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। 50 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और वेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे हिंदी के क्वेश्चन है। अभिसरण का विलोम बताना है आपको। अभिसरण का विलोम क्या होगा? सायास, प्रसारण, अपसरण या प्रतिरक्षण? अभिसरण का विलोम हो जाएगा अपसरण। क्या हो जाएगा? अपसरण हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सुषुप्त का विलोम क्या हो जाएगा? सुषुप्त का विलोम बताइए सब लोग। श्रेष्ठ, मृत, जागृत, कृतघ्न? तो सुषुप्त का विलोम हो जाएगा जागृत। क्या हो जाएगा भाई? जागृत हो जाएगा। ऑप्शन बी। चलिए यहाँ पे आपको शुद्ध वाक्य चुनना है। जैसे गत रविवार को वह मुंबई जाएगा, आने वाले रविवार को वह मुंबई जाएगा, आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा, पूर्वार्ध रविवार को वह मुंबई जाएगा। तो इसमें सही वाक्य कौन सा है चारों में से आपको बताना है। ये तो आपका अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है। सही आपका ये है कि आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा। चलिए उसी प्रकार इसमें बताना है कौन सा शुद्ध वाक्य है। आपकी शंकाओं का जो है निराकरण हो जाना चाहिए, आपकी शंकाओं का समाधान होना चाहिए, आपकी शंकाओं का सम्मान हो जाना चाहिए, या आपकी शंकाओं का वरदान हो जाना चाहिए। 54 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग, जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें देखिए आपका जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा ये कि आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए। तो 54 का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, वाक्यांशों के लिए शब्द है। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं उसके लिए शब्द क्या होगा? दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं उसके लिए शब्द क्या होगा? 55 का जवाब दीजिए सब लोग। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं दिगंबर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए शब्द क्या होगा? सभी लोग हर प्रश्न का जवाब जरूर किया करें। युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए शब्द क्या होगा? मुमुक्षु, बहुश्रुत, मौक्तिक या युयुत्सु? तो युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए शब्द होगा युयुत्सु। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आमलक का तद्भव शब्द क्या होगा? आदर्शिका, आपाग, आम्र या आंवला? बताएंगे सब लोग। आमलक का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? सभी को पता है आंवला हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तिनका का तत्सम शब्द क्या है? तिनका का तृण, ताम्र, त्वरित, तिक्त? तिनका का तत्सम शब्द क्या है? तिनका का, तो तिनका का तत्सम शब्द होता है तृण। क्या होता है? तृण होता है। ओके, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? बताइए सब लोग, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो प्राविशेषण कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? संख्यावाचक, परिणामवाचक, परिणामवाचक, दो दिया तो गुणवाचक? तो बताइए, परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? गुणवाचक का बोध होता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मंदिर का पर्यायवाची है, मंदिर का देवग्रह, निर्माण, परमधाम या परम पद? मंदिर का पर्यायवाची कौन सा है? मंदिर का पर्यायवाची इसमें कौन सा हो जाएगा भाई? देवग्रह हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तृष्णा का पर्यायवाची इसमें कौन सा है? तृष्णा का पर्यायवाची बताइए। मकरंद, रसिका, सहचर, लिप्सा? तो तृष्णा का पर्यायवाची इसमें डी आर आपका हो जाएगा लिप्सा। क्या हो जाएगा? लिप्सा हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और भी होते हैं जैसे लालसा, अभिलाषा, लालच, ये भी और होते हैं इसके पर्यायवाची। ऑप्शन डी। राजपुत्र में कौन सा समास है? बिल्कुल सरल प्रश्न। राजपुत्र में समास बताना है आपको। बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्विगुण समास, कर्मधारय समास? तो राजपुत्र में जो आपका समास हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा, राजा का पुत्र। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सत धन चित धन आनंद हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। व्यंजन संधि का उदाहरण है ये। अगला प्रश्न देखिए, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? जुगुप्सा हिंदी में अगर आपका स्कोर नहीं सही हो रहा है तो आप मेरा नोट्स ले लीजिए,
मात्र 20 रुपये में आपको मिल रहा है। समझ लीजिए कि 1 रुपये में एक टॉपिक का कंटेंट आपको मैं दे रहा हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट मैं दूंगा। उसे एक दिन में एक टॉपिक आपको तैयार करना है। 100% आप अच्छा स्कोर करके आएंगे आप एग्ज़ाम में। जुगुप्सा वीभत्स रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ क्या होता है? सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे तुच्छ तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे किसी महान व्यक्ति का परिचय देना होता है, किसी महान व्यक्ति का परिचय देना होता है। सूरज को दीपक दिखाने का अर्थ होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी द्राविड़ भाषा की जो है भाषा है? इसमें जो लोग आज वाला नोट्स ले लिए होंगे तो मैं आज जो टॉपिक उसमें मैं दिया हूँ PDF, उसमें ये क्वेश्चन करवाया था, तो आपको डायरेक्ट मेरे नोट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कन्नड़ द्राविड़ भाषा परिवार की भाषा है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 67 का डी करेक्ट हो गया है। इसमें बताना है शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द, तो शुद्ध शब्द इसमें भौगोलिक यही वाला है, पहला वाला ही है। इसमें बताना है कौन सा सही है चारों में से। चारों में से बताइए कौन सा सही है। शुद्ध है प्रफुल्लित, ये वाला आपका सही है। चलिए नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करना है कि स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें विवेक भी जगाता है, आत्मविश्वास भी जगाता है, परिश्रम भी जगाता है या आत्मबल भी जगाता है। तो क्या भी जगाता है? आत्मविश्वास भी जगाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया है। बीड़ा उठाना से तात्पर्य होता है क्या? दृढ़ संकल्प करना, भार उठाना, मेहनत करना या कठोर परिश्रम करना? बीड़ा उठाना से तात्पर्य है क्या? दृढ़ संकल्प करना होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मनोज का PCS में चयन हो गया, समझो उसने गढ़ जीत लिया। गढ़ जीत जाना का अर्थ क्या होता है? युद्ध जीत जाना या कब्जा कर लेना, अनुभव प्राप्त करना, कठिन कार्य पूरा होना। तो मनोज का PCM में चयन हो गया तो उसने समझो गढ़ जीत लिया, तो गढ़ जीत जाना का अर्थ होता है कठिन कार्य पूरा हो जाना। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे आप लोग गवर्नमेंट जॉब पा जाएं तो आपका कठिन जो कार्य है अभी है, आपको कठिन कार्य लग रहा है, तो ये पूरा हो जाएगा, गढ़ जीत लेंगे आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे। ये अंगा, इया, अड़ा, ना, मा कौन से व्यंजन हैं? स्पर्श व्यंजन है, उक्षिप्त व्यंजन है, अंतःस्थ हैं या अनुनासिक? अनुनासिक हैं ये। अंतःस्थ व्यंजन पूछे तो या, रा, ला, वा आपके होते हैं। ठीक है, चलिए। और ऊष्म व्यंजन तीनों शाह और आपके हा। वह आया और मैं चला गया इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? वह आया और मैं चला गया इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? समुच्चय बोधक अव्यय है आपका। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है? कालवाचक, बारी बारी, भीतर, यथासंभव, आज। तो देखिए इसमें जो आज शब्द है ये कालवाचक क्रिया विशेषण का है आपका शब्द। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है? 76 का जवाब दीजिए सब लोग। श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे घर के सामने पाठशाला है और वहाँ भारी भीड़ थी। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो ये आपका अशुद्ध है। मेरे ऊपर कृपा करें, ये आपका अशुद्ध रूप है। इसका शुद्ध रूप होगा कि मुझ पर कृपा करें। ठीक है ना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। इसमें प्रातः काल होने पर चिड़िया चहचहाने लगती हैं, सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ, या देखना जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा, राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। तो 77 में कौन सा मिश्र वाक्य है? ये वाला है। ठीक है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? उपसर्ग रहित। संयोग, विदेश, अत्यधिक, सुरेश। सुरेश उपसर्ग रहित शब्द है आपका। विदेश में वी उपसर्ग है, संयोग में सम है, अत्यधिक में अति उपसर्ग है। गर्भशून्य शब्द में समास बताना है। गर्भशून्य शब्द में कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष। गर्भशून्य शब्द में समास बताना है आपको, मतलब गर्भ से शून्य। तो शे आ रहा है ना, तो कर्ण से के द्वारा विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से, कर्ण का होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सब जवाब दिखाना का अर्थ होता है क्या? सब जवाब दिखाना का प्रभाव स्थापित करना, लालच देकर बहकाना, विवेक खो देना, होश उड़ जाना।
लालच देकर बहकाना होता है, शब्दबाज दिखाना का अर्थ। ओके सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है क्लास 17 मई की। कैसी रही क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। और कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप जो है जानकारी ले सकते हो। बाकी नोट्स आप ये हमारा ले सकते हो, ये देख सकते हो, मात्र 20 रुपये में आपको मिल रहा है पूरा मटेरियल, ठीक है। और इसमें मैं डेली एक टॉपिक में आपको दूंगा, व्हाट्सएप पे आपके दूंगा मैं, तो आपको ले लेना चाहिए। और बहुत ही बेहतरीन ये है, शॉर्ट निचोड़ नोट्स है, रामबाण नोट्स है, और परचेज करिए और अपनी बेहतरीन तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में।